क्या मार्स पे दुनिया बसाई जा सकती है? क्या वहाँ पर इंसान रह पाएंगे? और हमें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए? तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दरअसल बात शुरू होती है 1 फरवरी 2021 में, जहाँ पर इलॉन मस्क का इंटरव्यू लिया जाता है और वो इस इंटरव्यू में क्लियरली बोल देते हैं कि आने वाले 4 से 5 सालों में वो इंसानी प्रजाति को मंगल ग्रह पर भेज देंगे और मार्स यानी मंगल ग्रह को एक हैबिटेबल प्लेनेट बना देंगे। यानी कि आने वाले 4 से 5 सालों में मंगल ग्रह एक इंसानी प्रजाति वाला ग्रह बन पाएगा जहाँ पर इंसान रह पाएंगे। लेकिन नासा वालों ने तो कहा था कि हाँ, मार्स को एक इंसानी प्रजाति वाला ग्रह बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें कम से कम 2033 लग जाएगा। चलो ये बात मानी जा सकती है कि इलोन मस्क के पास कुछ ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि इलोन मस्क और नासा वाले दोनों सिर्फ मार्स के पीछे ही क्यों पड़े, कोई और प्लेनेट के पीछे क्यों नहीं? जब मैंने ये सवाल को मद्देनज़र में रखते हुए ये सोचा तो मुझे पता चला कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं है, बल्कि ये तो कॉमन सेंस है। अगर आपको इसके पीछे का कॉमन सेंस नहीं पता तो डोंट वरी, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर कोई प्लेनेट सूरज से जितना दूर है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी यानी ठंडी होगी, जैसे कि प्लूटो। और वहीं पे दूसरी तरफ अगर कोई ग्रह सूरज से जितना नज़दीक है, जैसे कि मर्क्यूरी और वीनस, उन सभी ग्रह को सूरज की तीव्र गर्मी और रेडिएशन का सामना करना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे लाइफ जिंदा नहीं रह पाएगी। तो सीधी सी बात है कि मर्क्यूरी और वीनस हमारी चेक लिस्ट से बाहर गए और प्लूटो भी हमारी चेक लिस्ट से बाहर गया। अब रह गई बात सिर्फ मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और इवन नेपच्यून की। बट मार्स के अलावा ये सारे प्लेनेट तो गैसियस प्लेनेट है, यानी कि वहाँ पर सिर्फ गैस भरी है और अगर आप इनके सतह पर चढ़ोगे भी तो आप सीधे नीचे गिरते जाओगे जब तक आप इनकी कोर तक नहीं पहुँच जाते। इसलिए जाहिर सी बात है कि वहाँ पे रहा नहीं जा सकता। तो इसलिए अब बचा सिर्फ एक ही ग्रह जो ना तो सूरज से ज़्यादा नज़दीक है और ना ही सूरज से ज़्यादा दूर, यानी कि मार्स। और ये एक चट्टानी ग्रह भी है। और जैसे ही दुनिया भर के साइंटिस्टों को पता चला तो फटाफट उस पर आंखें पड़ना चालू हो गई और वो इस होड़ में लग गए कि उन्हें मार्स को नज़दीक से देखना है और परखना है। और इसलिए 1999 में नासा ने सबसे पहला रोवर मार्स पे लैंड करवाया और उसने वहाँ की मिट्टी को टेस्ट किया। उसने सारी इन्फॉर्मेशन पृथ्वी पर भेजी, पर वो एक इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं भेज पाया जिससे वो अनजान था, वो है वाटर। और फिर इसलिए 31 जुलाई 2008 को फिर से एक रोवर फ्यूनिक्स मार्स लैंडर फिर से भेजा गया, जिसने कंफर्म किया कि वहाँ पर पानी है, लेकिन जमी हुई बर्फ में। और ये देखकर हमारे साइंटिस्टों के मन में लड्डू फूटने लगे और ये बात भी सामने आई कि मार्स के पास उसका खुद का एटमॉस्फेयर है, यानी कि वातावरण। और ये सब देखने के बाद साइंटिस्टों को पूरा विश्वास हो गया कि एक दिन जरूर आएगा कि वो पृथ्वी की तरह मार्स को भी अपना घर बना पाएंगे। और जो इन्फॉर्मेशन रोवर ने भेजी थी उसी का फ़ायदा उठाया इलोन मस्क ने। और उन्होंने कहा कि जब साइंटिस्टों ने कहा है कि मार्स को एक हैबिटेबल प्लेनेट बनाया जा सकता है तो बनाया जा सकता है। तो अब हमको ऐसा डेरा मिल चुका था जहाँ पर हम इंसानी बस्ती बसाने के लिए जुगाड़ कर सकते थे। तो यार, मार्स पर रहने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, वो है हवा और पानी, राइट। लेकिन यहीं पर मामला बिगड़ जाता है, क्योंकि मार्स के पास अपना एटमॉस्फेयर तो है पर उसमें ऑक्सीजन ना के बराबर है। और अगर हम एटमॉस्फेयर प्रेशर की बात करें तो वो पृथ्वी का 0.6% है। तो मान लो अगर इंसान बिना स्पेस सूट के मार्स पर उतरा तो उसके छितड़े छितड़े उड़ जाएंगे। और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के कारण बर्फ़ पानी में नहीं बदलेगी बल्कि हवा में उड़ जाएगी। और मार्स पे तो पानी बर्फ़ के रूप में है, ऐसा हमने सुना था, यानी हमारे साथ धोखा हुआ। और दूसरी बड़ी बात यह है कि सूरज की किरणें मार्स तक तो पहुंचती है पर रिफ्लेक्ट होकर वापस स्पेस में चली जाती है, यानी कि मार्स पर 24 घंटे 7 दिन ठंडी रहती है। और फ्रेंड्स, मार्स के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन बहुत ही कम है। और मार्स पर कोई ओजोन लेयर भी नहीं है जो सूरज से आ रही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक सके। और तो और मार्स पे धरती की तरह कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है जो स्पेस से आ रही खतरनाक किरणों से बचा सके। और वहाँ पर धरती की तरह कोई ग्रेविटी भी नहीं है। और अब हमें पता चल चुका है कि हमें किन किन प्रॉब्लम को फेस करना है और हमें क्या क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो चलो अब इन सब जुगाड़ को लगाना चालू करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर। और हमें पता है कि वहाँ का वायुमंडल बहुत ही पतला है, जिसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही कम है, जिसकी वजह से वहाँ पर मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड ही मौजूद है। यानी कि हमें वहाँ का एटमॉस्फेयर थिक और डेंस बनाना पड़ेगा।
और इसलिए हमें वहाँ पर बहुत सारी गैसेस को लाना पड़ेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, जो हमारे पृथ्वी में भर भर के मौजूद है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि हमने रॉकेट में गैस भरी और सीधे मार्स पर भेज दी। हमें स्पेस में ही कोई ऐसा सोर्स ढूंढना होगा जहाँ पर ये सारी गैसेस भर भर के मौजूद हो। तो अब इसलिए साइंटिस्टों ने जुगाड़ लगाना चालू किया और उन्हें इसका भी सॉल्यूशन मिल गया। दरअसल वो सॉल्यूशन ये था कि स्पेस में जो कॉमेट्स है, यानी कि ये बड़े बड़े पत्थर है, हमें उनका रास्ता भटकाना पड़ेगा और उनको मार्स पे ले जाना पड़ेगा, जिससे ये कॉमेट्स मार्स की सतह पर टकराएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये हमने कॉमेट्स के इसलिए मदद ली है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भर भर के मौजूद है। और जब ये कॉमेट्स मार्स से टकराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और वाटर वेपर वहाँ पर फैल जाएंगे और वहाँ का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे थिक यानी मोटा होते चले जाएगा। ये था हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो कि बहुत हार्ड है, लेकिन जब तक कोई और सॉल्यूशन नहीं मिलता हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो अब पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद बढ़ते हैं दूसरी प्रॉब्लम की ओर, जो है वाटर यानी कि पानी। और हमारे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह से हमारी दूसरी प्रॉब्लम आधी सॉल्व हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे अच्छे खासे एटमॉस्फेयर के भरे होने से सूरज की किरणें जैसे ही अर्थ पे आती है वो अंदर तो जाती है, लेकिन एटमॉस्फेयर उसे इंसुलेट कर देता है और वो अर्थ को छोड़कर बाहर नहीं जाती। और ऐसा ही सेम मार्स पर भी होगा, क्योंकि वहाँ पर भी एटमॉस्फेयर होगा। तो अब समझो कि मार्स पर जो पानी है वो उड़ेगा नहीं, बल्कि बर्फ़ से पानी बन जाएगा, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी इंसुलेट है। तो अब तुम कहोगे कि ये पहला वाला जुगाड़ तो लगाना चाहिए क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि अगर सारी मार्स की बर्फ़ पिघल गई और वो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी तो मार्स में एटलीस्ट 100 फीट डीप ओशियन बन जाएगा, जिस पे जमीन का बच पाना नामुमकिन होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखा जाए तो थोड़ा सा सिंपल है, बस वहाँ पर थोड़ी मेहनत लगेगी। हम वहाँ पर जमीन को खोद के बड़े बड़े तालाब बना देंगे और जब सूरज की गर्मी से पानी भाप बन के बादलों में तब्दील होगा तो आगे चल के वहाँ पर बारिश भी होगी, और बारिश होगी तो तालाब भी भरेंगे और फिर से पानी भाप बन के बादल में तब्दील होगे और पानी बरसेगा। यानी कि मार्स पर भी अब वाटर साइकिल स्टार्ट होगा और इस तरह से मार्स पर भी धीरे धीरे मौसम भी होने लगेंगे और मार्स अब रेड प्लेनेट से धरती की तरह ब्लू प्लेनेट बन पाएगा। लेकिन अभी भी वहाँ पर एक चीज की कमी है और वो है ऑक्सीजन, जिसके बिना इंसान वहाँ पर जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन हमारे पास साइंटिस्ट है जिनके लिए ये काम बहुत ही आसान है, क्योंकि एक चीज है जिसका नाम है काइनोबैक्टीरिया, जिसको ग्रीन अलगी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से हम जैसे जीवों का पनपना पॉसिबल हो पाया है। और फ्रेंड्स, ये वो बैक्टीरिया है जिसमें क्लोरोफिल यानी कि ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, बिल्कुल जैसे कि हमारे पेड़ पौधे। और फिर क्या, इन बैक्टीरिया को मार्स के पानी में जाके छोड़ देना है और फिर ये आपस में ही बढ़ते जाएंगे और मार्स को ऑक्सीजन से भर देंगे। और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मार्स पर 24/7 बड़ी बड़ी चेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड घूमती रहेगी और इनके एनर्जी और मूवमेंट से जो फोर्स जनरेट होगी वही होगी हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब हमारे पास सभी जुगाड़ है, सभी का सॉल्यूशन है। हमारे पास वाटर है, ऑक्सीजन है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है, और इन सभी का सॉल्यूशन साइंटिस्टों ने दिया है। बस अब देखना ये है कि इलॉन मस्क इन सब सॉल्यूशन को कैसे यूज़ करेंगे और हमें मार्स पर ले जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलेंगे बिल्कुल नॉलेजेबल कंटेंट।